हेलो डियर ऑल। सो टर्निंग पॉइंट पे लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस स्टार्ट हो गए हैं फॉर गेट 2027 स्टूडेंट्स। तो जो भी एस्पिरेंट गेट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने डाउट्स को सॉल्व करवाना चाहते हैं, सो दे कैन डाउनलोड द टर्निंग पॉइंट ऐप और आपके सारे डाउट्स वहां पे सॉल्व होंगे लाइव क्लास के अंदर। सो फटाफट एनरोल कर लीजिए। और उसी के साथ में जो स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन के साथ प्लेसमेंट की बैच को भी ज्वाइन करना चाहता है, तो टर्निंग पॉइंट पे एब्सोल्युटली फ्रीली अवेलेबल है प्लेसमेंट बैच विद द गेट प्रिपरेशन। तो जो स्टूडेंट्स गेट का फुल कोर्स परचेज करते हैं उनको टर्निंग पॉइंट पे प्लेसमेंट का फ्री कोर्स अवेलेबल हो जाएगा टोटल 12 मॉड्यूल्स के साथ में। उसकी कंप्लीट डिटेल आपको ऐप पे मिल जाएगी। उसी के साथ जो स्टूडेंट्स सिर्फ गेट की प्रिपरेशन नहीं करके और डेडिकेटेडली सिर्फ प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्लेसमेंट पाइथन का जो बूट कैंप है वो स्टार्ट हो गया है, जहां पे बेसिक से प्लेसमेंट तक की हर एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है ओनली एट 699। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। तो आपको सिर्फ कोड अप्लाई करना है पाइथन और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से टर्निंग पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लो, एज वेल एज लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। थैंक यू सो मच। हेलो डियर ऑल। सो टर्निंग पॉइंट पे लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस स्टार्ट हो गए हैं फॉर गेट 2027 स्टूडेंट्स। तो जो भी एस्पिरेंट गेट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने डाउट्स को सॉल्व करवाना चाहते हैं, सो दे कैन डाउनलोड द टर्निंग पॉइंट ऐप और आपके सारे डाउट्स वहां पे सॉल्व होंगे लाइव क्लास के अंदर। सो फटाफट एनरोल कर लीजिए। और उसी के साथ में जो स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन के साथ प्लेसमेंट की बैच को भी ज्वाइन करना चाहता है, तो टर्निंग पॉइंट पे एब्सोल्युटली फ्रीली अवेलेबल है प्लेस। गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने ऑलरेडी कुछ सेशंस कंपाइलर पे ले लिए कंप्लीट। यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 2 में हम यहाँ पर ऑलरेडी पार्सर कंस्ट्रक्शंस देख रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने यहाँ पर जो डिस्कस कर लिया है दैट ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, टॉप डाउन बॉटम ऑफ पार्सर का कंसेप्ट हम देख चुके हैं, ठीक है। इसमें हम एसएलआर, एलएलआर और एलआर का कंसेप्ट देख रहे थे। इस पे हमने एक आध क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। एसएलआर, एलएलआर और सीएलआर बनाते तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जब भी हमने कोई भी एलआर 0 आइटम बनाया, एसएलआर बनाया, एलएलआर बनाया, ठीक है, एंड सीएलआर अगर हम डिजाइन करते हैं, तो यहां पर इस पर्टिकुलर के अंदर इन चारों में मेन डिफरेंस क्या है कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। उसके बाद एलएलआर आता है, फिर सीएलआर आता है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है? सीएलआर। तो जब आप टेबल बनाते हो तो दो टाइप के कंफ्लिक्ट आपको आ सकते हैं। मतलब यहां पे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंफ्लिक्ट, कितने टाइप के कंफ्लिक्ट, वेरियस टाइप ऑफ कंफ्लिक्ट दैट ऑकर ड्यूरिंग शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग, यानी क्या क्या कंफ्लिक्ट आ सकते हैं। तो देखिए जब हम टेबल बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने आइटम्स लिख रखे हैं लाइक I0, I1, I2, ये हमने टेबल वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है। और इसमें टर्मिनल्स हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं, इधर टर्मिनल्स लिखते हैं, फिर लुक अहेड लिखते हैं, फिर यहाँ वेरिएबल्स लिखते हैं। इस तरीके की जो भी टेबल आप बनाते हो, तो हम बोल रहे हैं कि कंफ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ही सेल में मल्टीपल एंट्री आना। मान लीजिए अगर हमने बोला यहाँ पे हमने शिफ्ट के लिए S2 लिख रखा है और रिड्यूस के लिए R3 लिख दिया, तो ये शिफ्ट और रिड्यूस दोनों एक सेल में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं शिफ्ट रिड्यूस कंफ्लिक्ट। दैट इज व्हाट शिफ्ट रिड्यूस कंफ्लिक्ट, कि शिफ्ट की एंट्री भी कर रहे हो और रिड्यूस की एंट्री भी कर रहे हो। अगर मान लीजिए एक ही सेल में रिड्यूस रिड्यूस आ गया, मान लीजिए दो रिड्यूस की एंट्री आ गई, सो दैट इज कॉल्ड रिड्यूस रिड्यूस कंफ्लिक्ट। तो दो तरीके के कंफ्लिक्ट होते हैं। दैट फर्स्ट वन इज शिफ्ट रिड्यूस कंफ्लिक्ट, और दूसरा होता है रिड्यूस रिड्यूस कंफ्लिक्ट।
रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। तो ये शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट मतलब एक सेल में शिफ्ट की एंट्री भी है और रिड्यूस की एंट्री भी है, और रिड्यूस कन्फ्लिक्ट का मतलब कि एक ही सेल में दोनों रिड्यूस की एंट्री यहां पर जनरेट हो रही है। ठीक है, तो शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट और रिड्यूस कन्फ्लिक्ट दोनों में हम क्या बोल रहे हैं कि मेन आपका जो डिफरेंस है वो क्या है कि एक सेल में दो मल्टी, हमें क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट आरजीपीवी में 2 बार पूछ लिया है कि व्हाट विल बी द वेरियस टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द टेबल। तो 2 तरीके के कन्फ्लिक्ट होते हैं, एक शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट और एक रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। ठीक है, शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट ऑकर होता है जब एक ही सेल में शिफ्ट और रिड्यूस की एंट्री हो। रिड्यूस कब ऑकर होता है जब एक ही सेल में दोनों एंट्री हो। और एक और लॉजिक हमें बनता है कि अगर मान लीजिए यहां पर किसी आइटम में हमने बोल दिया कि शिफ्ट इस तरीके का कन्फ्लिक्ट, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये वाला कन्फ्लिक्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि हम गो टू ग्राफ बनाते हैं तो हर इनपुट के लिए एक ही ट्रांजिशन लेते हैं, सारे डॉट अगर मल्टीपल डॉट के बाद सेम इनपुट है तो सारे डॉट एक ही जगह शिफ्ट करते हैं। तो वहां पर 2 अलग अलग आइटम हम सेम इनपुट के लिए नहीं बनाते, इसलिए ये वाला कन्फ्लिक्ट कभी नहीं आ सकता। तो 2 तरीके का कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, शिफ्ट रिड्यूस एंड रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। अब शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट क्या होता है, देखिए हमने ऑलरेडी समझ लिया है, उसका डेफिनेशन हम देख लें कि ड्यूरिंग शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग 2 प्राइमरी टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट्स occur when the partial state is ambiguous and it cannot be decided which action to be taken। यानी अगर ग्रामर में एम्बिग्यूटी है या इस तरीके की ग्रामर है तो ये कन्फ्लिक्ट आते हैं। ठीक है, हमने बोला द शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, दिस कन्फ्लिक्ट occur when the parser cannot decide whether to shift the next input token on to stack or reduce the current string on top of the stack of non terminal। मतलब कि पार्सर डिसाइड नहीं कर पा रहा है, जैसे शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट का में क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये हो रहा है कि इस आइटम पे इनपुट आने पे शिफ्टिंग भी करनी है और इस आइटम पे इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग किसी प्रोडक्शन को रिड्यूस भी करना है। तो पार्सर डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसे क्या करना है, शिफ्ट करना है या रिड्यूस करना है। तो शिफ्टिंग रिड्यूस की कन्फ्लिक्ट को हम शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कन्फ्लिक्ट हमने बोला दैट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। तो दिस कन्फ्लिक्ट ऑकर व्हेन टॉप ऑफ द स्टैक मैच द राइट हैंड साइड ऑफ 2 or more different rules, the parser cannot determine which grammar rule apply to the for the reduction। मतलब देखिए पॉइंट इसका मतलब क्या होता है कि टेबल को हम यूज किसके लिए करते हैं, जो भी हम टेबल बना रहे हैं इसकी हम यूज किसके लिए कर रहे हैं, किसी पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो पॉइंट ये कि अगर आपके पास रिड्यूस और शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिया हुआ है तो रिड्यूस में क्या दिक्कत आएगी कि मान लीजिए जैसे मेरे पास 2 ग्रामर में प्रोडक्शन दिख रहे हैं। ठीक है, 2 प्रोडक्शन से हमारा टर्मिनल क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। लेट सपोज हमने बोल दिया कि यहाँ पे ए डॉट भी लिखा हुआ है और इधर से यहाँ पर लेट सपोज इधर हमने लिख दिया ए बी डॉट। 2 प्रोडक्शन आपके रिड्यूस हो रहे हैं, ये वाला भी प्रोडक्शन और ये वाला भी किसी एक आइटम में। ठीक है, ये आइटम है मान लीजिए I0, तो इसमें ये 2 प्रोडक्शन रिड्यूस अगर हो रहे हैं तो इन दोनों प्रोडक्शन के लिए जब पार्स ट्री जनरेट होती है तो स्ट्रिंग के लिए ये वाला प्रोडक्शन यूज करे कि ये वाला यूज करे, पार्सर कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस का मतलब उस प्रोडक्शन का यूज करना। तो कन्फ्लिक्ट में हमें क्वेश्चन पूछा है तो हमने ऐसे कोई भी एग्जांपल्स टेबल बना दी और बोल दिया इसमें रिड्यूस और शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट हो रहा है, और इस कन्फ्लिक्ट का हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, डेफिनेशन बता दिया कि शिफ्ट रिड्यूस का मतलब क्या है, रिड्यूस कन्फ्लिक्ट का मतलब। दैट्स इट, इतना हमने एक्सप्लेन कर दिया तो दैट विल बी इनफ फॉर अस। नाउ नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। ये आपका सेकंड पार्ट है जो सेकंड यूनिट का है। फर्स्ट पार्ट में आपके सारे पार्सर यानी सिंटेक्स एनालाइजर से रिलेटेड आता है। उसके बाद हमने देखिए हमने यहां पर अगर हम फेजेस की बात करें तो पहला फेज क्या था, लेक्सिकल एनालाइजर। दूसरा फेज क्या है, सिंटेक्स एनालाइजर। थर्ड फेज है सिमेंटिक एनालाइजर। तो सिमेंटिक एनालाइजर के अंदर क्या होगा, इन सिमेंटिक एनालाइजर लेक्सिकल, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक एनालाइजर की वर्किंग क्या होती है। तो सिमेंटिक एनालाइजर जो होता है या सिंटेक्स और सिमेंटिक दोनों के कॉम्बिनेशन को हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सिंथेसाइज, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन SDT। ठीक है, ये आपका कहलाता है सिंटेक्स और सिमेंटिक का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, SDT, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। मतलब कुछ पार्सल्स में हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को साथ में यूज करते हैं। मोस्टली हम किस पे फोकस कर रहे हैं, सिमेंटिक पे। सिंटेक्स पूरा पार्सर से रिलेटेड है। लेक्सिकल एनालाइजर आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिया। सिंटेक्स एनालाइजर पूरा पार्सर से रिलेटेड है, जितने भी पार्सर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। सिमेंटिक
एनालाइजर में मेनली एसडीटी सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन आता है, बट हम मोस्टली इसमें बोलते हैं कि इसमें सिमेंटिक और सिंटेक्स दोनों के रूल मिक्स होते हैं। यानी कि हम सिंटेक्स एनालाइजर में सिंटेक्स एरर आइडेंटिफाई करते हैं, सिमेंटिक एनालाइजर में लॉजिकल एरर्स आइडेंटिफाई करते हैं। लॉजिकल एरर कौन सी हो गई, डिवाइड बाय जीरो, या आपने कोई वेरिएबल बिना डिक्लेयर करे उसकी वैल्यू असाइन कर दी, उसको प्रिंट कर दिया, या इस तरीके की जो भी एरर्स होती हैं वो सिमेंटिक एनालाइजर में आ रही। तो एसडीटी एक तरीके से इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में एग्जैक्टली दो टाइप्स होते हैं, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूटेड ग्रामर एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूटेड। तो क्या मतलब है इसका, देखिए हम एक्चुअली एसडीटी कब बोलते हैं कि जब कोई भी ग्रामर आपने लिखी हुई है, लाइक जैसे अभी हमने एक ग्रामर ले लिया एग्जांपल लाइक ई टेंस टू ई प्लस टी, ई टेंस टू टी, टी से टी स्टार एफ एंड टी से हमने लिख दिया लेट्स सपोज आईडी। तो ये ग्रामर है, आपको एक ग्रामर दी हुई है और हर ग्रामर के साथ में उसका मीनिंग साथ में दिया हुआ है ग्रामर के, ठीक है। लाइक जैसे ई टेंस टू ई प्लस टी, तो यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्ट हम अलग अलग बना देते हैं, ठीक है। वी आर राइट डाउन द सब्सक्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट बस ये बता रहा है कि ये वेरिएबल्स तो सेम ही है, बट जब आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे अगर मीनिंग लिखा हुआ है कि ई डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ई1 डॉट वैल्यू प्लस टी1 डॉट वैल्यू, यानी आपको पास ट्री जब आप बना रहे हो तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि इस नोड की वैल्यू यानी इस वेरिएबल की वैल्यू इन दोनों की जो भी वैल्यू आएगी उसका सम करके निकालेंगे। तो ये इसका मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल ग्रामर में हम मीनिंग नहीं लिखते, लेकिन एसडीटी की बात करते हैं सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन की, तो वहां पर आपके पास सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन या सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन बोलेंगे, तो वहां हम क्या बोलेंगे, हर ग्रामर के साथ में उसका रूल लिखा होता है। जैसे इसके लिए हमने लिख दिया दैट इज ई डॉट वैल्यू इक्वल्स टू टी डॉट वैल्यू। अब वैल्यू में भी आपको शॉर्ट में वीएल लिखा हुआ आ जाता है, पूरा वैल्यू लिखा हुआ नहीं आता, बट मैं अभी पूरा लिख रहा हूं ताकि यहां पे हमें समझ में आ जाए। यानी ई टेंस टू टी, तो इसकी वैल्यू इसमें ट्रांसफर कर दी, इसका मीनिंग लिख दिया हमने टी डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू टी1 डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई एफ डॉट वैल्यू, ये आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। फिर यहां पर हमने डेफिनेशन में लिख दिया लाइक टी डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू आईडी डॉट वैल्यू। तो ये यहां पर आपका प्रोडक्शन रूल दिए हुए हैं और उसके साथ उसके मीनिंग दिए हुए हैं। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एसडीटी, सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू स्टोर सिमेंटिक इंफॉर्मेशन एसोसिएट विद ग्रामर सिंबल्स। देयर आर टू टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूटेड और इनहेरिटेड एट्रीब्यूटेड ग्रामर। दो टाइप की एट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब आपने ये ग्रामर लिखी और उसके साथ हमने क्या बोल दिया, ये मीनिंग डिफाइन कर दिए। तो दो तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं, सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड। तो पहले तो हमने एक जनरलाइज एग्जांपल दे दिया कि ये ग्रामर है और ये इसका मीनिंग लिखा है। अब सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड में डिफरेंस क्या है, हमें मेनली वही पूछा है। मतलब हमें ये रूल लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंथेसाइज तरीका और दूसरा होता है इनहेरिटेड तरीका। तो क्या डिफरेंस है सिंथेसाइज में और इनहेरिटेड में, सिंथेसाइज रूल किसको बोलेंगे, इनहेरिटेड रूल किसको बोलेंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। बेटा 4-5 यूनिट हम यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम 3rd-4 यूनिट और फिर उसके बाद 5th यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो यहां पे ये ग्रामर दी हुई है हमें, दैट इज व्हाट ई टेंस टू ई प्लस टी, टी टी स्टार एफ आई डी, ये सारा आपने यहां पे लिख रखा है। ये ग्रामर को हम बोल रहे हैं सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूटेड ग्रामर। अब सिंथेसाइज और इनहेरिटेड में से कोई एक टाइप आपको यहां पर रूल में दिखेगा, बहुत सी बार हमें दोनों के कॉम्बिनेशन में देखते हैं। तो देखिए क्या रूल होता है कि जब आप कोई भी ट्री, कोई भी पास ट्री आप यहां पर डिजाइन करते हो किसी भी ग्रामर के लिए, जैसे हमने बोला यहां पे लिखा मैंने ई टेंस टू ई प्लस टी, तो इसका पास ट्री क्या बनेगा, ये ई है, इधर लिखा आपने ई प्लस टी, गॉट इट। सो हम यहां पर बोल रहे हैं कि अगर मेरा रूल इस ग्रामर के इस प्रोडक्शन के साथ, अभी जो हमने रूल लिखा था हमने क्या बोल दिया, इसको लाइक E1 T1 बोल दिया, तो इधर भी E1 T1 कर देंगे। और हमने बोल दिया कि जो भी E1 की वैल्यू है, E1 डॉट वैल्यू, E डॉट वैल्यू जो है इस प्रोडक्शन का मीनिंग जो लिखा है हमने वो क्या लिखा है, दैट E डॉट वैल्यू जो होगी वो E1 डॉट वैल्यू प्लस T1 डॉट वैल्यू, यानी हमने इसके चाइल्ड की वैल्यू कैलकुलेट करी और उसका सम कहां जा रहा है, पेरेंट पे जा रहा है। तो अगर चाइल्ड से पेरेंट की तरफ ट्रांसफर होता है डेटा तो वो होता है सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूटेड, ठीक है। जैसे हमने बोला यहाँ ई डॉट वैल्यू जो आ रही है, ठीक है, वो किसका सम आ रही है, E1 और T1 डॉट वैल्यू, E1 डॉट वैल्यू प्लस T1 डॉट वैल्यू।
सो यहाँ पे E1 डॉट वैल्यू आप जैसे भी कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, T1 डॉट वैल्यू जो भी आपका आगे के प्रोडक्शन यूज करके आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो लेट सपोज इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, तो इन दोनों का सम होके 4 + 5 कितना हो गया 9, ये 9 किसका सम आ गया ई का। यानी हमने पेरेंट चाइल्ड से पेरेंट की तरफ डेटा अगर ट्रांसफर हो रहा है, यानी बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हो, सो दैट इज व्हाट सिंथेसाइज्ड। इसको हम बोलेंगे सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूटेड ग्रामर। ठीक है, इसको ग्रामर के साथ उसका मीनिंग दिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूटेड ग्रामर। और इनहेरिटेड का मतलब क्या हो रहा है कि अगर वैल्यू जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ई टेंड्स टू टी, और हमने यहां पे मीनिंग लिख दिया कि टी डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ई डॉट वैल्यू। मतलब देखिए आपने ये प्रोडक्शन रूल लिखा है और उसका मीनिंग ये लिख रखा है। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि इस वेरिएबल की वैल्यू कहां से ले रहा है वो, उसके पेरेंट से, यानी इसकी पास ट्री क्या बनेगी, ये ई रूट हो गया और टी यहां पे आ गया, तो हम बोल रहे हैं इसकी वैल्यू इधर ट्रांसफर हो रही है, ई डॉट वैल्यू पहले कैलकुलेट हो रही है और टी डॉट वैल्यू के अंदर हम ई डॉट वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब हमने रूल उल्टा लिख दिया। तो अगर आपकी वैल्यू पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जाती है, तो या फिर हम यहां पर बोल सकते हैं कि व्हेन द वैल्यू इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, या फिर सिबलिंग, यानी कि दो सिबलिंग है उस सिबलिंग में ट्रांसफर कर दिया, यानी देखिए दैट इज द सिंथेसाइज्ड। ये जो रूल होगा ये इनहेरिटेड को फॉलो कर रहा है। इसके अलावा हम यहां पर रूल को डिफाइन कर रहे हैं, ये सिंथेसाइज्ड ग्रामर के लिए हो गया, ये इनहेरिटेड के लिए हो गया। अगर मान लीजिए आपने रूल ऐसा लिखा A टेंड्स टू BC, ठीक है, ये प्रोडक्शन रूल है मान लीजिए, और हमने यहां पे लिख दिया कि B डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू C डॉट वैल्यू, ठीक है, दैट B डॉट वैल्यू, या फिर हमने यहां पे ऐसा लिख दिया दैट C डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू B डॉट वैल्यू। मतलब आपका ये प्रोडक्शन है, इसकी ट्री क्या बनेगी, ये प्रोडक्शन रूल है B और C। अब हम बोल रहे हैं यहां पे C नोड की वैल्यू किससे फेच कर रहा है, वो B से, यानी कि C की जो वैल्यू है वो किसके कहां से यूज हो रही है, B की वैल्यू को, B की जो भी वैल्यू है वो C में ट्रांसफर हो रही है, मतलब ये इसके सिबलिंग से वैल्यू ले रहा है। तो नॉर्मली हम लेफ्ट सिबलिंग से वैल्यू लेते हैं, मतलब यहां पे या तो चाइल्ड पेरेंट से वैल्यू ले सकता है या लेफ्ट सिबलिंग से वैल्यू ले सकता है, तो इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड। दैट कंसेप्ट, ये दोनों कंसेप्ट देखिए, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जा रहा है और इधर वैल्यू सिबलिंग से दूसरे सिबलिंग के पास जा रही है। सो ये दोनों केस किस में आ जाते हैं, आपके इनहेरिटेड में। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेड एट्रीब्यूटेड ग्रामर। ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूटेड ग्रामर होगी, ठीक है। तो हमें डिफरेंस इन दोनों में पूछा है कि सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड क्या होता है। तो देखिए पहला पॉइंट तो ये कि एसडीटी का मतलब क्या है, इनका कॉम्बिनेशन, ग्रामर और रूल, ठीक है। कहीं पे आपका इनहेरिट हो रहा है, कहीं सिंथेसाइज हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं दो तरीके से हो सकता है, सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। अब इनका मेन डिफरेंस अगर हमें क्वेश्चन में पूछा है तो हमने डिफरेंस वाइज जो पॉइंट्स लिखे हैं, वी अंडरस्टैंड दैट। देखिए ये आपका वही अभी जितनी भी हमने कंसेप्ट पढ़े, पहला पॉइंट क्या है कि कंप्यूट फ्रॉम एट्रीब्यूट ऑफ चिल्ड्रन राइट हैंड साइड ऑफ सिंबल ऑफ अ नोड, यानी कि सिंथेसाइज में हम क्या बोल रहे हैं, ये चाइल्ड से ले रहा है, चिल्ड्रन से वैल्यू कंप्यूट हो रही है नोड की, ये कंप्यूट कर रहा है फ्रॉम द एट्रीब्यूट ऑफ पेरेंट ऑफ सिबलिंग, पेरेंट या सिबलिंग से ले रहा है। तो इनहेरिटेड में हम क्या बोल रहे हैं, या तो पेरेंट से वैल्यू लेगा नोड, एट्रीब्यूट वर्ड का मतलब क्या है कि उस नोड की वैल्यू, तो वो एट्रीब्यूट की वैल्यू या तो पेरेंट से ले रहा है या उसके सिबलिंग से लेगा, ठीक है, दैट इज दिस। फिर सेकंड पॉइंट है कि इंफॉर्मेशन फ्लो बॉटम अप इन द पास ट्री, यानी कि हमें पता है कि चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जा रहा है तो बॉटम अप हो गया, और यहां पे इंफॉर्मेशन फ्लो होती है टॉप डाउन और साइडवेज, क्योंकि या तो वो सिबलिंग से ले रहा है या पेरेंट से ले रहा है, तो टॉप से डाउन आएगा वैल्यूज, या यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो बॉटम से टॉप जा रही है। तो आई थिंक ये दोनों का मतलब समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, यूज टू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम चिल्ड्रन टू पेरेंट, मतलब वही पॉइंट रिपीट कर दिए। इट इज यूज टू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट और चाइल्ड टू सिबलिंग टू चिल्ड्रन, easier to evaluate because it follow post order traversal of pass tree, ठीक है। नॉर्मली इसमें जो ट्रेवर्सल होता है वो पोस्ट ऑर्डर यूज होता है, तो ये इजी होता है। इसमें हम क्या बोलते हैं कि मोर डिफिकल्ट टू इवेल्युएट, क्योंकि कभी पेरेंट से ले रहा है कभी सिबलिंग से ले रहा है, इसमें दो रूल चल रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी डिफिकल्ट। नाउ मेनली यूज फॉर कंप्यूटिंग वैल्यूज, एक्सप्रेशन, इवेल्युएशन एंड टाइप कैलकुलेशन, वैल्यू एक्सप्रेशन इवेल्युएशन टाइप कैलकुलेशन में यूज होता है। ये मेनली यूज होता है पासिंग डिक्लेरेशन टाइप इंफॉर्मेशन स्कोप एंड कंटेक्स्ट, मतलब अगर कोई भी अरिथमेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है तो आप ये वाला यूज करते हो। कोई भी आपको टाइप्स, जैसे हम
टाइप चेकिंग वगैरह करते हैं ग्रामर में, तो वहां पे ये यूज होता है, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट यहां पर जो दिया है वो क्या है, दैट इट सपोर्ट, देखिए इसमें क्या लिखा है, इट सपोर्टेड बाय एस एट्रीब्यूटेड एसडीटी ओनली सिंथेसाइज एंड सपोर्टेड बाय एल एट्रीब्यूटेड एसडीटी। अब देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एस एट्रीब्यूटेड नाम का एक सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन होता है जिसमें सिर्फ हमारे पास सिंथेसाइज होता है, और एल एट्रीब्यूटेड जो होती है, मतलब हम दो कैटेगरी बनाते हैं यहाँ पे, एक एस एट्रीब्यूट और एक एल एट्रीब्यूट। तो एल एट्रीब्यूट क्या करता है, इन दोनों को यूज करता है, ठीक है, और एस एट्रीब्यूट क्या करता है, ओनली सिंथेसाइज को यूज करता है। तो देखिए सपोर्टेड बाय एल एट्रीब्यूट एटसी विच अलाउ इनहेरिटेड अंडर सर्टेन कंडीशन, यानी इनहेरिटेड को भी यूज करेगा ये और सिंथेसाइज को भी। तो आपको कभी एस और एल में डिफरेंस आ जाए तो चीजें यही है, ठीक है। सिंथेसाइज एट्रीब्यूटेड ग्रामर की हमने बात करी, सिंथेसाइज्ड हमने बोला दैट इज एट्रीब्यूटेड ग्रामर, और यहां पर हम बोल रहे इनहेरिटेड। ये एसडीटी के दो टाइप हो गए सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन के, कि दो तरीके से हो रहा है, क्या डिफरेंस है हमने समझ लिया। इसके अलावा दो टाइप हम बोलते हैं एस एट्रीब्यूट, ठीक है, और एल एट्रीब्यूट। इसका मतलब ये होता है कि एस एट्रीब्यूट जो होता है वो सिर्फ इसको यूज करता है, एस एट्रीब्यूट ओनली यूज सिंथेसाइज, और एल एट्रीब्यूट यूज करता है इनहेरिटेड को भी और सिंथेसाइज को भी। मतलब यहां पे मतलब कुछ ग्रामर ऐसी है जिसमें आपको प्रोडक्शन रूल में सिंथेसाइज भी दिख रहा है और इनहेरिटेड भी दिख रहा है, तो दोनों का मिक्स दिखेगा तो वो एल एट्रीब्यूट, मतलब वो पेरेंट से भी ले सकता है और लेफ्ट सिबलिंग से भी ले सकता है, राइट वाले से नहीं लेगा। ये इसमें कंस्ट्रेंट आ जाता है कि कोई भी नोड, जैसे यहां पे हमने बोला दैट इज ए बी सी, ये आपकी पास ट्री, तो ये पेरेंट नोड है, ये चाइल्ड नोड है। तो सिंथेसाइज क्या बोलता है, हमेशा पेरेंट कहां से लेगा, चाइल्ड से, फिक्स है। इनहेरिटेड क्या बोलता है कि चाइल्ड पेरेंट जो होगा, चाइल्ड जो होंगे वो पेरेंट से इनहेरिट करेंगे, इनहेरिटेंस में नाम ही समझ में आ रहा है, तो पेरेंट चाइल्ड जो है वो पेरेंट से वैल्यू इनहेरिट कर रहे हैं, या फिर सिबलिंग एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट हम एल एट्रीब्यूटेड में एक कंडीशन लगाते हैं कि हमेशा राइट वाला सिबलिंग लेफ्ट से वैल्यू लेगा, यानी सी बी से वैल्यू ले सकता है लेकिन बी सी से वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। यानी कि राइट चाइल्ड कैन इनहेरिट वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, या फिर पेरेंट से, या तो पेरेंट से लेगा या लेफ्ट चाइल्ड से लेगा, लेफ्ट सिबलिंग से लेगा। तो ये आता है किसके अंदर, एल एट्रीब्यूट। मतलब हम यहां पर बोल रहे हैं कि ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, तो एस एट्रीब्यूट सिर्फ सिंथेसाइज को यूज करता है, एल एट्रीब्यूट सिंथेसाइज को भी यूज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू एल एट्रीब्यूट तीन चीजें हो गई, कहां कहां से वैल्यू फेच कर सकता है, फ्रॉम पेरेंट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट सिबलिंग, और तीसरा हो गया कि फ्रॉम चाइल्ड। क्योंकि देखिए आपने यहां पे बोला है कि ये दोनों को यूज कर रहा है, तो चाइल्ड से लेना मतलब सिंथेसाइज्ड, और पेरेंट से या लेफ्ट सिबलिंग से लेना मतलब इनहेरिट, ये इनहेरिट हो गया। तो एल एट्रीब्यूट में तीनों होते हैं, ठीक है, बट एस एट्रीब्यूट में सिर्फ सिंथेसाइज होगा, यानी सिर्फ कहां से लेगा, चाइल्ड से वैल्यू लेगा। तो जब भी ट्री बनाओगे आपके ये नोटेशंस जो होते हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर हमें दोनों में डिफरेंस पूछा है, हमने डिफरेंस वाली टेबल बना दी कि क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली, ठीक है। एस एट्रीब्यूटेड एल एट्रीब्यूटेड क्या होता है ये समझ में आ गया हमें। अब इसके अलावा हमें यहां पर जैसे कन्वर्जन या कोई भी वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है, यानी कोई कैलकुलेशन एग्जांपल देना है आपको ट्री बना के, हम यहां पर एक एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके बता देते हैं एसडीटी के लिए। लाइक हमने लिखा ई प्लस टी, ई से टी, टी से टी स्टार एफ, और एफ से आई डी, ठीक है। यहां हमने लिख रखा है कि ई डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये ई1 टी1 कर देते हैं हम इसको, ई1 डॉट वैल्यू प्लस टी1 डॉट वैल्यू। फिर यहां पे हमने बोला इसका प्रोडक्शन रूल जो है, इसका मीनिंग जो दे रखा है, ई डॉट वैल्यू इक्वल्स टू टी डॉट वैल्यू। यहां पे हमने लिख दिया दैट इज टी डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, इसको टी1 f1 कर देते हैं, टी1 डॉट वैल्यू स्टार f1 डॉट वैल्यू। ये हम सबस्क्रिप्ट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ अलग वेरिएबल है, यहाँ अलग वेरिएबल, मतलब दोनों वेरिएबल सेम है बट नाम क्या है उसका सेम है, इसलिए सबस्क्रिप्ट लगा के उसको बस डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बाकी वेरिएबल सेम ही रहेगा। एफ डॉट वैल्यू इज आई डी डॉट वैल्यू। अब आपको ये एक स्ट्रिंग दे दी कि यहाँ पे 2 × 3 + 4, इसका आंसर कैलकुलेट करना। आईडी का मतलब हम यहाँ पर आईडी बोल सकते हैं या फिर कोई भी इंटीजर हमने यहाँ पे बोला दैट इज नंबर, ठीक है। तो हम आईडी डॉट वैल्यू की जगह यहाँ नम डॉट वैल्यू लिख देते हैं,
मतलब हम जब भी ये प्रोडक्शन यूज करेंगे हमें एक इंटीजर फेच करना है, कहां से, चाइल्ड से, ठीक है, यानी कि आईडी की वैल्यू जब भी आएगी एक इंटीजर फेच होगा। तो देखिए यहां पर हमने बोला ई प्रोडक्शन वेरिएबल है आपका, दैट विल बी द स्टार्टिंग वेरिएबल ई। अब मुझे ये स्ट्रिंग के लिए पास ट्री बनाना है, तो हमने बोला पहले हमें क्या चाहिए, ई से हमने लिख दिया लेट सपोज ई प्लस टी, ई प्लस टी। फिर हमें प्लस के पहले क्या चाहिए, मल्टीप्लाई, तो इस ई से टी कॉल करेंगे, ई से टी कॉल किया और टी से टी स्टार एफ, तो टी स्टार एफ, और फिर इस एफ से हमने यहां पे टी से एफ कॉल कर दिया और एफ से आईडी कॉल कर दिया या नंबर कॉल कर दिया, नम, ठीक है। फिर यहां से एफ से नम कॉल कर दिया, यहां से टी से एफ और एफ से नम कॉल कर दिया। अब आपको दिख रहा है कि 3 नंबर है आपके पास 2 3 4, यानी कि जब भी हम यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि व्हेन वी फेच एफ डॉट वैल्यू, यानी यहां से ये प्रोडक्शन रूल रिड्यूस हुआ, तो नंबर डॉट वैल्यू यानी पहली वैल्यू हमने बोल दिया 2 ले लेगा, यहां से 3 ले लेगा और इधर से 4 ले लेगा। तो देखिए पहले क्या हो रहा है, नम डॉट वैल्यू यहां पे क्या आ गई, दैट विल बी व्हाट 2, तो ये हो गया दैट नम डॉट वैल्यू, यहां पे एफ डॉट वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये वैल्यू ऊपर ट्रांसफर हुई क्योंकि इस प्रोडक्शन के हिसाब से हमें क्या करना है, नंबर की वैल्यू एफ में कॉपी कर देना है। फिर यहाँ टी टेंस टू एफ रिड्यूस हुआ, तो हमने बोला ये एक और प्रोडक्शन हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, वी जस्ट राइट डाउन दैट ऑल्सो, ठीक है, ये प्रोडक्शन हमने लिख दिया एक और, दैट इज टी टेंस टू एफ, और इसमें लिख दिया टी डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट वैल्यू, ठीक है। और हमारी स्ट्रिंग क्या थी, 2 + 2 × 3 + 4। सो ये अब टी डॉट वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो टी डॉट वैल्यू क्या आने वाली है, तो हमने बोला टी डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, टी डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट वैल्यू, मतलब ये वैल्यू ऊपर ट्रांसफर होगी तो इसके पास 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे वही एफ डॉट वैल्यू कितनी होगी, तो इसके चाइल्ड की वैल्यू इधर आ गई तो ये 3 हो गया। फिर यहाँ पे एफ डॉट वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 4, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर ट्रांसफर होगी। फिर अब हम बोल रहे हैं इस टी की वैल्यू चाहिए, तो ये प्रोडक्शन क्या है, टी स्टार एफ, तो टी टेंस टू टी स्टार एफ, मतलब इसका मल्टीप्लाई करेगा दोनों का, टी डॉट वैल्यू का और एफ डॉट वैल्यू का। यहाँ सब्सक्रिप्ट आप लगा सकते हो डिफरेंशिएट करने के लिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो ये टी डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, ये हो गया 2 × 3, यानी कितना आ गया 6, ये 6 इस नोड पे आ गया। यहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, टी वैल्यू इक्वल्स टू एफ वैल्यू यानी कि 4। फिर ये 6 इस वेरिएबल पे ट्रांसफर होगा क्योंकि ई टेंस टू टी, ये वाला प्रोडक्शन यूज हो रहा है, इसमें टी की वैल्यू ई में जा रही है, तो ये टी की वैल्यू यहाँ आ गई, दैट इज व्हाट 6। अब फाइनली ये 6 और ये 4 में क्या होना चाहिए, एडिशन, ये पहला प्रोडक्शन के रूल के हिसाब से दोनों का एडिशन, तो फाइनल ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट 6 + 4 यानी कि 10। ये आपकी पास ट्री आ गई विथ ऑल द डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन ट्रांसलेशंस। इसमें आपने वैल्यूज कैलकुलेट करी है, बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है, मतलब मोस्टली सिंथेसाइज यूज हो रहा है इसमें। अब आपको कोई भी एग्जांपल आ रहा है तो आप बस इसको ये ऐसे एक्सप्लेन कर दो कि कैसे हम इसको डिजाइन कर रहे हैं। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 10, फाइनल रूट पे वैल्यू पे क्या आ रहा है 10 आ रहा है, और 10 वैल्यू के हिसाब से हमने यहाँ पे इसको डिजाइन कर दिया। तो इस टाइप की पास ट्री को, जिसमें हमारे पास क्या है, सारे एनोटेशन है, सारे टाइप के एनोटेशंस, यानी कि ये सारे नोटेशंस यूज कर रहा है, हर नोड पे उसकी वैल्यू, इस नोड पे इस नोड की वैल्यू कितनी है 10, इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू क्या है 6, इसकी क्या है 4, इसकी भी 4 है, यहां से 4 आ रहा है, इधर भी 3, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो हर नोड के हर एट्रीब्यूट की, हर वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन हो रही है। तो इस टाइप की पास ट्री को एनोटेड पास ट्री बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एनोटेड पास ट्री, एनोटेड पास ट्री। ये आपको शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एनोटेड पास ट्री, व्हाट इज एस एट्रीब्यूटेड, व्हाट इज एल एट्रीब्यूटेड, ठीक है, एसडीटी क्या होता है। तो इस टाइप की ट्री को हम क्या बोलते हैं, एनोटेड पास ट्री, दिस इज कॉल्ड एनोटेड पास ट्री। तो ये सिंथेसाइज इनहेरिटेड की कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक ट्री बनाई आपने, जो भी रूल लिखा था उसके हिसाब से, और ये ट्री जो बन रही है आपकी, दैट इज एनोटेड पास ट्री। क्लियर, तो दिस विल बी द कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हो रहा है। यहां पे अगर हम देखें तो वैल्यू जो है आपकी, देखिए यहां बॉटम से टॉप की तरफ जा रही है, यानी चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जा रही है, तो पूरा सिंथेसाइज चल रहा है, ये कंप्लीट यूज सिंथेसाइज प्रोडक्शन रूल। क्लियर, चलिए
सो दिस इज अबाउट दैट कि अगर हमें एसडीटी पूछता है, एसडीटी में डिफरेंस पूछ रहा है कि क्या होता है, किस तरीके से डिजाइन करेंगे, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन आया था कि आपको ऐसे ही जैसे हमने ये ग्रामर लिखी है, इस ग्रामर के हिसाब से आपको एक एसडीटी बनाना है, ऐसे एक एसडीटी बनाना है जिसको इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी कोई भी एक्सप्रेशन इनफिक्स में लिखा है उसका पोस्टफिक्स बनाना है, ऐसी ग्रामर डिजाइन करनी है। तो एसडीटी का मतलब क्या है? इज अ मेथड टू कंपाइलर डिजाइन विद सिमेंटिक एक्शन आर एम्बल्ड डायरेक्टली इनटू अ प्रोग्राम प्रोडक्शन, दिस एक्शन आर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग पार्सिंग ऑफ जनरेटेड डिजायर्ड आउटपुट। ये वही चीज है कि हर ग्रामर के साथ एक्शन या मीनिंग दिया हुआ है आपको, हम उसको सिमेंटिक मीनिंग बोलते हैं। जो यहाँ पे हमने साइड में लिखा है दैट इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन रूल। ये सारे प्रोडक्शन रूल्स है, उसका मीनिंग दिया हुआ है, तो इसको एक्शन भी बोलते हैं, सिमेंटिक एक्शन। सिमेंटिक एक्शन कि किस प्रोडक्शन रूल के करस्पॉन्डिंग क्या करना है, ये आपको वहां पे मेंशन है। तो इस टाइप की ग्रामर को हम एसडीटी बोलते हैं। मतलब एसडीटी ऑलरेडी हमने समझ लिया, तो पहले इसने वही बताया कि एसडीटी क्या होता है। अब इनफिक्स एक्सप्रेशन से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। मतलब देखिए इनफिक्स से पोस्टफिक्स मतलब क्या, अगर मैंने लिखा है 2+3 तो ये किस फॉर्म में? इनफिक्स में। ठीक है, अब इसका पोस्टफिक्स क्या होगा? तो पोस्टफिक्स वर्जन में हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो लास्ट में चला जाएगा, तो दैट इज व्हाट 2-3+ हो जाएगा। सो इनफिक्स इज 2+3 एंड पोस्टफिक्स क्या हो गया? 2-3+। ये इसका पोस्टफिक्स वर्जन हो गया। तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन आप कर सकते हो यहां पर, दैट इज द कन्वर्जन फ्रॉम इन टू पोस्ट। ठीक है, नाउ अब आपको ऐसी ग्रामर बनानी है कि जिसमें इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्ज हो जाए। अब देखिए अभी तो हमने छोटा एक्सप्रेशन लिखा है, अगर मान लीजिए आपने लिखा है 2 × 3 + 4, या हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे यहां लिख दिया हमने A*B + C, ये इनफिक्स में, दिस इज इनफिक्स, इसका पोस्टफिक्स करना है। तो पोस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑपरेटर है जो पहले आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, आपको पता है कि यहां मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा, तो पहले इसको हम लास्ट में लिख देंगे, यानी AB* कर देंगे। इसका पोस्ट कन्वर्ट किया, ये +C एज इट इज। फिर हमने बोला ये वाला पार्ट फर्स्ट है और ये सेकंड ऑपरेंड हो गया, इसका एडिशन इसके साथ करना है, ये इनफिक्स फॉर्म है, तो इसका पोस्टफिक्स क्या हो जाएगा? तो पहला ऑपरेंड लिखेंगे, फिर दूसरा ऑपरेंड लिखेंगे और लास्ट में ऑपरेटर। हम क्या करते हैं? पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड और लास्ट में ऑपरेटर। तो यहां पे वो रूल लगाया, फर्स्ट ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड और लास्ट में ऑपरेटर। फिर ये पूरा एक ऑपरेंड हो गया, तो फर्स्ट ऑपरेंड, सेकंड ऑपरेंड और ऑपरेटर लास्ट में, मतलब ये इसका पोस्टफिक्स बन जाएगा। अब पॉइंट ये है कि हमें ये ग्रामर से करके बताना है, ये तो डायरेक्ट किया हमने, ऐसी ग्रामर बनानी है और उसके रूल लिखने हैं कि अगर मैं ये वाली स्ट्रिंग पास करूं तो ये आउटपुट आ जाए। तो आप कोई भी ऑपरेटर्स के लिए लिख सकते हो, हम प्लस मल्टीप्लाई के लिए डिजाइन करके देखते हैं यहाँ पर कि कैसे बनेगी। तो देखिए ये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट इज E टेंड्स टू E + T प्लस E टेंड्स टू E - T, T टेंड्स टू T*F, T डिवाइड F डिवाइड, और ये पूरी ग्रामर दी हुई है। आप इसका शॉर्ट वर्जन, यानी कि आप कोई भी ये पूरी ग्रामर में कोई भी एक्सप्रेशन आप लिखते हो, इनफिक्स से ये किस में कन्वर्ट कर देगा? पोस्टफिक्स में। ठीक है, हम एक पास ट्री जनरेट करके देखिए, इसका मतलब क्या है कि ये प्रोडक्शन पूरा चलने के बाद हमें क्या मैसेज प्रिंट करना है? प्लस। ये प्रोडक्शन पूरा रन होने के बाद हमें क्या मैसेज प्रिंट करना है? माइनस। हम एक छोटी स्ट्रिंग के लिए देखते हैं कि 2+3 अगर मैं निकालता हूं, इसका पोस्टफिक्स निकालना है मुझे, तो हम पहले ग्रामर से इस स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे। तो हमने बोला ये मीनिंग को अभी हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं, पहले हमें ये स्ट्रिंग इस ग्रामर से जनरेट करके देखना है। तो हमने लिखा E टेंड्स टू E + T। ठीक है, क्योंकि हमें एडिशन ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करना है, तो इस स्ट्रिंग के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि हमने पहला प्रोडक्शन क्या यूज किया? E + T। अब हमें कोई और ऑपरेटर नहीं चाहिए, यानी बस डायरेक्ट आईडी तक जाना है हमें। ठीक है, तो E से हमने क्या कॉल कर दिया? T, और T से कॉल कर दिया F, और F से कॉल कर दिया ID। सेम यहां पे T से F, F से ID। अब ID की जो भी वैल्यू है, मैंने हमने बोला प्रिंट ID, यानी ID की प्लेस पे मैंने बोल दिया जो मुझे चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए और यहाँ 3 चाहिए, तो ये हो गया 2+3, यानी ये पार्स ट्री इस स्ट्रिंग के लिए बन गई। अब आउटपुट क्या आएगा? तो देखिए हमें दिख रहा है कि हमने कौन कौन से प्रोडक्शन यूज किए। तो ये बोल रहा है कि अभी हमने लिखा E टेंड्स टू E + T, ये प्रोडक्शन जैसे कंप्लीट होगा, यहां पे एक मैसेज प्रिंट करना है मुझे, प्रिंट प्लस। इस प्रोडक्शन के खत्म होने के बाद मुझे प्लस प्रिंट करना है। फिर E से T यूज कर रहे हैं हम, T से F यूज कर रहे हैं, तो देखिए E से T, T से F के लिए कुछ नहीं लिखा है, F से ID के लिए लिख रखा है कि प्रिंट ID डॉट वैल्यू। तो हमें ट्री को कैसे स्कैन करना है? हम लेफ्ट टू राइट जिगजैग मैनर में स्कैन करते हैं। मतलब पहले हम यहां पहुंचे,
यहां से जब हम ऊपर जाएंगे मतलब ये प्रोडक्शन पूरा रन हो गया आपका, यानी F टेंस टू ID आपका कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। तो जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंचे यानी कि आपने यहां पर आप आ गए, मतलब F टेंस टू ID कंप्लीट रिड्यूस किया आपने, यूज कर लिया है, तो उस केस में करना क्या है, तो उसने बोला ID की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो ID की वैल्यू क्या है, 2 है, सो इट प्रिंट 2। फिर ये ऊपर जाएगा, यहां पे अभी हमें कोई रूल नहीं मिल रहा है, ठीक है, इधर से घूम के इधर आया, अभी तक कोई रूल नहीं है। फिर यहां तक गया और फिर जैसे यहां पहुंचा, अगेन F टेंस टू ID कंप्लीटली यूज हो चुका है, तो इसकी फिर से वही प्रोडक्शन है। ये भी क्या बोल रहा है, ID की वैल्यू प्रिंट करो, तो 3 प्रिंट कर दिया। फिर जैसे ही हम ऊपर पहुंचेंगे, यहां पे हम पहुंचे तो हमने देखा E टेंस टू E प्लस T ये कंप्लीटली रिड्यूस हो चुका है। तो इसके बाद मैसेज क्या लिखा है, प्रिंट प्लस, तो प्लस प्रिंट कर देगा। तो देखिए ये था इनफिक्स और ये इसका आ गया पोस्ट फिक्स। अभी हमने सिर्फ प्लस वाली स्ट्रिंग लेके चली थी, अब आप इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाली कोई लार्ज स्ट्रिंग भी लोगे इनफिक्स वाली, उसको अगर आप रन करोगे, जहां जहां मैसेज लिखा है जब ये प्रोडक्शन कंप्लीट होगा तो माइनस प्रिंट करना है। देखिए क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्लस बीच में है लेकिन प्रिंट बाद में कर रहे हैं, यानी पूरा प्रोडक्शन यूज करने के बाद प्लस प्रिंट किया। इस प्लस के लिए कोई भी हमें कुछ नहीं करना है, हमें दिख रहा है कि आईडी प्रिंट करनी है, आईडी प्रिंट करनी है, फिर प्लस प्रिंट करना है, तो 2 3 प्लस प्रिंट हो गया, ठीक है। ये जस्ट इनपुट का है, इसके लिए उसने कुछ भी बीच में यहाँ पे इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। सो इस रूल से हम क्या कर पा रहे हैं, वी कैन डिजाइन व्हाट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। ये इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन की ग्रामर होगी, दैट कन्वर्ट द इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स। ऐसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड वाली मिक्स स्ट्रिंग लेके भी कन्वर्ट करके देख सकते हो। आपको इतनी बड़ी नहीं लिखनी है तो आप छोटी ग्रामर का एग्जाम्पल भी दे सकते हो, यानी इस ग्रामर का स्मॉल वर्जन हमने क्या लिख दिया, लाइक सिर्फ प्लस ऑपरेटर के लिए बता दिया हमने, तो E प्लस टी, टी से E प्लस टी, ई से ID, या E से हमने लिख दिया T और T से ID, ठीक है। ये ग्रामर ले लोगे और इसके आगे प्लस प्रिंट करना है और इसके आगे वैल्यू प्रिंट करना है, मतलब आपने 2 3 ये वाला प्रोडक्शन यूज कर लिया, ये वाला प्रोडक्शन और ये वाला प्रोडक्शन, ये 3 प्रोडक्शन हमने यहाँ पे यूज कर लिए। T टेंस टू T और डायरेक्ट T टेंस टू ID कर देंगे, F की जगह T टेंस टू ID कर देंगे। अगर हम शॉर्ट ग्रामर लेना चाह रहे हैं, पूरी ग्रामर भी लेके आप बता सकते हो। एग्जाम्पल में आप कोई भी एक ट्री बना दो जो इजीली आपको समझ में आ रही है। तो दिस विल बी द कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो एसडीटी में हमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन क्या है, एस एट्रीब्यूटेड एल एट्रीब्यूटेड में डिफरेंस, ठीक है। सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके से डिजाइन करेंगे। एस एट्रीब्यूटेड क्या होता है, एल एट्रीब्यूटेड क्या होता है, ये दोनों चीजें। एनोटेड पास ट्री पे शॉर्ट नोट पूछ लेगा आपको, ठीक है। एम्बिग्यूअस ग्रामर क्या होती है, इस पे शॉर्ट नोट पूछ लेगा, तो एम्बिग्यूटी भी पता है हमें क्या होती है, ठीक है। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का वर्जन हमने सारा समझ लिया। उसके बाद एस एट्रीब्यूटेड एल एट्रीब्यूटेड में अगर डिफरेंस पूछा तो वो वही चीज है। तो ये एसडीटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यही आते हैं आपको जैसे ये पास ट्री दे दी, हमें इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया कि वी हैव अ पास ग्रामर दे दी, रूल्स दे दिए और एक स्ट्रिंग दे दी और बोला इसका आउटपुट क्या आएगा, तो ट्री बना के हमने बता दिया कि आउटपुट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। सो आप इस तरीके के एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हो। अब हमें मोस्टली यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट 3 और 4 को समझना है कि कैसे हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। सो कल की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे 3rd 4th यूनिट, ठीक है, एंड देन वी स्टार्ट द 5th यूनिट। सो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए वी विल सॉल्व इन दैट पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, हमारी 2nd यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसमें आपको कोई लग रहा है कि सर कोई क्वेश्चन रह गया है या कोई क्वेश्चन आपको स्पेशली करवाना है, सो बेटा चैप्टर 2 को स्किप, चैप्टर 2 मतलब यूनिट 2 स्किप नहीं करना है। देखिए आपको मैं यूनिट 2 में थोड़ा टफ जो आता है वो पार्सर कंस्ट्रक्शन में भी CLR या LLR बोला है तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग जाएगा और वो बहुत लेंदी भी हो सकता है, लेकिन SLR का क्वेश्चन आ रहा है आप सॉल्व कर सकते हो, LL ग्रामर का आ रहा है फर्स्ट फॉलो निकालने के लिए आ रहा है, ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शन में देख चुके हैं, तो वो सारी इजी चीजें हैं, तो डोंट बी स्किप दैट, ठीक है। उसके बाद एसडीटी में भी डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, जितना हमने यहाँ पढ़ा है ये थ्योरी भी अगर आप लिख दोगे तो दैट इज सफिशिएंट, तो स्किप मत करिए, ठीक है। शुड बी रिमेंबर दैट कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एसडीटी क्या होता है, सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन क्या होती है, तो आप उसको यूज करके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 2nd यूनिट खत्म हो चुकी है। आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि सर ये वाला क्वेश्चन और करवा दीजिए तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। बाकी अब हम अगली क्लास में 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे, 3rd और 4th यूनिट के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी यूनिट यही थी। आगे की यूनिट में क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं बट थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा
आपकी यूनिट बड़ी नहीं है, तो हम उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। तो हमारा सेकंड यूनिट यहां कंप्लीट हो रहा है। गॉट इट? चलिए, यस बेटा 3, 4, 5 में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ आता है, उसमें ग्राफ कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन आते हैं कि डेक कैसे बनाते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। बहुत इजी कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल ज्यादा है बट न्यूमेरिकल कम है, लेकिन आते जरूर है न्यूमेरिकल, ठीक है। सो थर्ड या फोर्थ यूनिट में मोस्टली आएगा ही आएगा। सो हम उसको अगली क्लास में समझेंगे कि किस तरीके से आता है। डेक पे क्वेश्चन आता है मोस्टली, सो विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है बेटा। बाकी जो भी प्रीवियस 2-3 वीडियोस हमने देखे हैं वो सेकंड यूनिट के सारे आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एसडीटी कवर कर लिया है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको स्किप नहीं करें, एसडीटी जरूर पढ़ के जाए, ठीक है। चलिए, ओके, बाय एंड गुड डे।